Assalamualaikum. Welcome back to another reaction vlog. Are you watching my YouTube channel Abid Reaction? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आबिद रिएक्शन। मैं हूँ आबिद हुसैन पाकिस्तान से। इस चैनल के ऊपर हम जो है ना रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। आज जो है ना जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो। वो जो है कि जैसा कि एक नासा है इंडिया का, जो कि एक मून जो है ना मून के ऊपर जो है ना वो एक सर्च जो है ना वो वगैरह करता रहता है, तो इसी तरह का इंडिया का भी जो है एक है इसरो, तो जिसका नाम है कंपनी है इसरो, जो एक इदारा है उसका इसरो है, जो है ना वो मून के ऊपर जो है एक मिशन इंडिया भेज रहा है। आज ही उसने जो है ना ये लॉन्च किया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है इंडिया का। यानी कि दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज़ में वो शामिल है। इसमें दुनिया का चौथे नंबर का वो कंट्री है। और इंडिया कहाँ पे जा रहा है और हम कहाँ पर खड़े हैं, इसके ऊपर जो हम बाद में बात करते हैं, तो फ़िलहाल हम ये वीडियो देखने वाले हैं। तो इसरो लॉन्च चंद्रयान 3 पहला, दूसरा और ये तीसरा कोशिश तो कर रहे हैं ना, हो सकता है ये कामयाब हो जाए। तो देखते आने वाले वक्त में इसने जो है ना वो इसकी जो है ना क्या जो है इसकी पूरी क्या डिटेल है। तो जो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट्स नाउ। लो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 14 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर, क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था, मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग, इस करंट मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा पाएगा। सो अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करेगा। उसके पास ऐसे कौन से सेंसर्स लगे हुए, और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, वही मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रेटर्स हैं। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर देखो, जैसे आप देख सकते हो पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं। उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं, बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशंस किए हैं, उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किया है। यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, जहां पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पैथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है, तो इतने कम समय में उसे मैन्यूवर करना यानी कि कंट्रोल करना और उसके पैथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 km/h है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है। अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में टचडाउन स्टार्ट भी कर दिया, बाकी चीजें हैं जो कि लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, और इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर
पिछले बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर कराना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर ना स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही एक काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल, वेल साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। इसमें जैसे आप देख सकते हो गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट चलो अब इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए लेट्स से इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी कराता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। तो देखो, आपको शायद पता नहीं होगा पर चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरियाज ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर और सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग सही में क्या कुछ है। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस है और ना ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर्स। ऑल्सो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा, सो दैट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पर लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर इससे थ्रस्टर्स बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकते हैं और उससे सेंसर्स खराब हो सकते हैं। सो इंस्टेड चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। यानी ऑल इन ऑल सिर्फ इन 2 स्टेप्स, यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर्स के पहले 3 रीजंस को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, विच इज कम्युनिकेशन इश्यूज, तो उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। और इंस्टेड वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करवाने वाला है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो, अगर हम चंद्रयान 3 और उसके प्रीडिसेसर चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इसके डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स है, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिनका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर या ऐसे किसी एसयूवी जितना है और कुल मिला के पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलोज है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ही किए गए हैं। और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाया। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स से मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर फिर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है,
पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रीसेंट स्टडी में मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक एक बहुत ही थिन आयनोस्फीयर या सिंपली चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को नहीं मालूम। तो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रैम्भा और चैस्ट इन सेंसर्स की मदद से मून के आयनोस्फीयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुर प्रोब यानी एलपी भी लगाया गया है जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसे इस्तेमाल किए। फर्स्टली उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसीलिए रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बार हो चुका है इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए ना तो ये हमारे मैन्ड मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट टेरेन पर लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। बट खैर गगनयान मिशन के लिए अभी टाइम है। फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थियरी को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहां आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, और वहां के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहां पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी है। वहां भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाए तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थियरी कहती है। ऑल इन ऑल अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहां की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियां सुलझ जा सकती है, और सबसे मजेदार बात यह होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। बस फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है नासा 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था और फिर भी सिर्फ 11 सालों में ही वो इंसानों को चांद पर पहुंचा चुका था, जबकि लगभग उसी समय में बना हमारा इसरो अपने टाइट बजट के चलते आज तक ये अचीव नहीं कर पाया। अगर इसरो के पास भी टाइट बजट होता तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर पहुंच चुके होते और शायद हमने और भी काबिल मिशंस को अंजाम दिया होता। इसे मैंने काफ़ी डिटेल में मेरे इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपको काफ़ी डेप्थ में बताएगा कि इसरो को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कहाँ पर इसरो लैग हो गया। सो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड डू वॉच इट एंटायरली। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो थी। तो इस चंद्रयान 3 के जो डिटेल थी, इस डिटेल को जो है ना देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो है ना मून मिशन जो है ना चंद्रयान 3 का जो इसरो ने जो लॉन्च किया है आज, ये जिस तरह की इन्होंने तैयारी किया है, जिस तरह से इन्होंने वो हर चीज़ को जो ना मुकम्मल किया है, तो अलग ऐसा रहा है कि ये जो ना 23-24 अगस्त का जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। तो अगर हो गया तो ये एशिया का पहला कंट्री होगा, एशिया का क्या पूरी दुनिया का पहला कंट्री होगा कि जो इस तरह के जो है ना कि वो करेगा, यानी कि उस जगह के चांद की उस जगह के ऊपर उतरेगा जहाँ पे अंधेरा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये
क्रिटिकल होने वाली है सिचुएशन इसरो के लिए। तो आई होप कि ये सक्सेसफुली रहे। तो इससे जो ना पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, तो मेरे पाकिस्तान आज जो है ना, हमारा पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो इंडिया आज के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में आज से 30 साल क्या 100 साल आगे चला गया। हम पाकिस्तान जो है ना 70 साल और पीछे चला गया। जितना बजट इंडिया जो है ना वो इसरो के ऊपर सिर्फ खर्च कर रहा है, उसके लिए हम मिलते तरले कर रहे होते हैं IMF के, दूसरे जो ना अपने एलाइज से, अपने दोस्त कंट्री से, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरब, UAE हो गया, इस तरह से हम तरले मिलते कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ सीखना चाहिए इन चीज़ों से कि जैसे कि हम भिखारी बने हुए हैं और इंडिया जो है ना कहाँ सोच गए और हम पता नहीं कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करे। और कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप वीडियो को आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे इसी तरह। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का, और तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।